Today we are going to discuss some of the topics from our chapter 5, that is principles of inheritance and variation for our class 12 students. In our previous video we discussed their previous topics. So now today our topics are pedigree analysis and genetic disorders, and especially today in genetic disorder we will discuss only Mendelian disorders. So let us start this topic. First we are beginning with pedigree analysis. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में अंदर सभी प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स को, सभी प्रकार के स्पेसिफिक ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई जीन होता है, राइट? और ये जीन्स डीएनए के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है ना? डीएनए एक क्रोमोसोम का पार्ट है, तो बेसिकली डीएनए एक वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाला कैरियर है, राइट? यानी डीएनए गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड अलोंग विद दिस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, ठीक, फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. नाउ सेकंड थिंग इज कि ह्यूमन बींग्स के केस में जो स्टडी है, यानी जीन का इनहेरिटेंस, हम उस जीन के इनहेरिटेंस को ह्यूमन बींग्स के केस में डिजाइन प्रोसेस के जरिए या कंट्रोल प्रोसेस के जरिए स्टडी नहीं कर सकते. उसके दो रीजंस है. एक तो जो ह्यूमन बींग्स है उनका जनरेशन टाइम काफी बड़ा होता है ना, एज वी नो. यानी कभी कम से कम एक प्रोजेनी के जन्म के समय लगभग उसमें 9 महीने का समय लगता है. तो एक तो ह्यूमन बींग्स का जो जनरेशन टाइम है वो काफी बड़ा है, ज्यादा है. और दूसरी तरफ दूसरा रीजन ये है कि ह्यूमन बींग्स स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं. यानी 9 महीने के अंदर ज्यादातर केसेस में एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, ठीक है? तो इस वजह से पेडिग्रीज को इस्तेमाल किया जाता है. पेडिग्रीज एक्चुअली क्या है? ये जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है, जो जीन्स का इनहेरिटेंस का पैटर्न है किसी पर्टिकुलर फैमिली में, उसकी कई जनरेशंस के एक्यूमुलेशन को, उसके रिकॉर्ड को रखने का एक तरीका है, ठीक? तो पेडिग्रीज की हेल्प से, पेडिग्री डायग्राम्स की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर फैमिली में ओवर मेनी जनरेशंस वी कैन फाइंड आउट दैट विच स्पेसिफिक ट्रेट और विच एबनॉर्मेलिटी और विच डिजीज और डिसऑर्डर इज प्रिवेलिंग इन दिस फैमिली, ठीक है? तो पेडिग्री एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है. एक तो जेनेटिक काउंसलिंग के लिए, दूसरा बेसिक रिसर्च के लिए. यानी बेसिक रिसर्च के लिए जैसा अभी हमने देखा कि पेडिग्री एनालिसिस को इस्तेमाल करके हम एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर उसकी कई जनरेशंस के फिनोटाइप्स को स्टडी करके उसके अंदर जो भी स्पेसिफिक ट्रेट है, जो एबनॉर्मेलिटी है, जो भी डिसऑर्डर है, उसके इनहेरिटेंस के पैटर्न को हम स्टडी कर लेते हैं. साथ ही साथ हम नेक्स्ट जनरेशन में उस पर्टिकुलर ट्रेट की या उस एबनॉर्मेलिटी की या उस डिसऑर्डर की इनहेरिटेंस की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, उसके अपीयरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, इसका भी हम कुछ हद तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ दिस पेडिग्री एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक रिसर्च एज वेल एज जेनेटिक काउंसलिंग, राइट? अब पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू हम एक फैमिली ट्री में उस पर्टिकुलर ट्रेट को या उस पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी को स्टडी करते हैं. वो सिंबल्स कुछ इस तरीके से हैं. अगर ब्लू कलर में ये स्क्वायर बॉक्स दिखाया जाता है कंप्लीटली फिल्ड, इट रिप्रेजेंट्स अ मेल, दैट इज अ नॉर्मल मेल, ओके? लाइकवाइज ब्लू कलर का एक कंप्लीटली फिल्ड सर्कल, दिस इज इट शोज अ फीमेल, राइट? एंड इन दिस वे इट शोज अ सेक्स अनस्पेसिफाइड. तो ब्लू कलर से अगर हम दिखाते हैं ये 3 स्ट्रक्चर्स, तो ये आपके नॉर्मल इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. और यही तीनों स्ट्रक्चर्स अगर रेड कलर में दिखाए जाते हैं कंप्लीटली फिल्ड, तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को शो करता है, यानी जिनके अंदर वो डिजीज या वो एबनॉर्मेलिटी या वो ट्रेट है. अब ये जो सिंबल है मेल और फीमेल के बीच में सिंगल लाइन, इट शोज देयर मेटिंग, ओके? एंड अगर इन दोनों के बीच में एक डबल लाइन है तो इट शोज अ कॉन्सेग्यूनियस मेटिंग, यानी मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स. सो दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्सेग्यूनियस मेटिंग. इस सिंबल में आप क्या देख रहे हैं? ये पेरेंट्स हैं, इनकी मेटिंग से ये चिल्ड्रन फॉर्म हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन की. यहाँ
ये दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, लेकिन यहाँ रेड कलर का ये मेल चाइल्ड इनका नेक्स्ट जनरेशन का बेबी है. सो दिस इज हाउ वी कैन शो, वी कैन फॉर्म these diagrams to study the actual pattern of inheritance of a particular gene, of a particular abnormality in a particular family over many generations. So guys, this is all about pedigree analysis. Now let's proceed to our next topic, that is Mendelian disorders. Actually genetic disorders दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो Mendelian disorders हैं, एक दूसरे हैं chromosomal disorders. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एक्चुअली वो डिसऑर्डर्स हैं जो किसी सिंगल जीन के या किसी सिंगल एलील के अल्टरेशन के या म्यूटेशन के जरिए डेवलप होते हैं. ठीक, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का जो ट्रांसमिशन है या उनका इनहेरिटेंस है वो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के ही अकॉर्डिंग होता है. जैसे मेंडेल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो स्टडी किया, तो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के ही अनुसार इस प्रकार के जो जीन्स हैं, इस प्रकार के जो एलील्स हैं डिफेक्टिव, उनका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. अब मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रेसेसिव भी हो सकते हैं, या लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकते हैं. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम से लगे हुए डिसऑर्डर्स भी स्टडी किए जा सकते हैं, ट्रेट्स भी स्टडी किए जा सकते हैं. कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ओके, देन हीमोफीलिया और ये फिनाइलकीटोन्यूरिया. तो ये कुछ कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के नाम हैं. अब हमारे सिलेबस में 3 डिटेल स्टडी में है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया. तो लेट्स डिस्कस देम. पहली बात करते हैं हीमोफीलिया की. हीमोफीलिया एक्चुअली एक सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है या रेसेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है, ये बेसिकली जो कैरियर फीमेल्स होती हैं, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम से लगा हुआ है, तो जो कैरियर फीमेल्स होंगी वो अपने मेल चिल्ड्रन को यानी अपने सन्स को ये डिजीज ट्रांसमिट करती हैं. ठीक, नेक्स्ट इज, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो मेल पार्टनर्स हैं, जो मेल चिल्ड्रन होते हैं, वो ज्यादातर इस डिजीज से, इस हीमोफीलिया से अफेक्टेड होते हैं इन कंपेरिजन टू दी फीमेल चिल्ड्रन. फीमेल चिल्ड्रन को अगर हीमोफिलिक होना है तो उसके लिए बहुत रेयर कंडीशंस है. यानी पहली चीज तो उसके मदर को एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए उस हीमोफीलिया डिजीज का, और फादर को हीमोफिलिक होना चाहिए. तो उसी कंडीशन में जो फीमेल्स हैं उस जनरेशन की, वो हीमोफिलिक बन सकती है. अदरवाइज मेल्स विल बी हीमोफिलिक. यू कैन सी थ्रू दिस डायग्राम. यहाँ पर हमने एक कैरियर फीमेल लिया है. आप देख सकते हैं ये सर्कल शो कर रहा है कि ये एक्स क्रोमोसोम से लगा हुआ है, एक हीमोफिलिक इन्फेक्टेड जीन है, ये अफेक्टेड जीन है ये. अब यहां से ये इसका ओवम बना, अफेक्टेड होगा ये भी. तो इसके थ्रू यहाँ ये फर्स्ट केस में हम क्या देख रहे हैं F1 जनरेशन में, कि ये दोनों XX अफेक्टेड जीन एक साथ आ गए एक पेयर में, यानी रिसेसिव जीन का ये अब डोमिनेंस यहाँ पर होगा. तो कुल मिलाकर ये जो प्रोजेनी होगी ये हीमोफिलिक फीमेल बनेगा. राइट, इस तरीके से नेक्स्ट वाले केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये हीमोफिलिक मेल है, क्योंकि इसके अंदर भी वही ओवम पहुंचा है अफेक्टेड वाला. नेक्स्ट जहां पर ये एक केस नजर आया कैरियर फीमेल का, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम में से सिर्फ एक में अफेक्शन है. तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये फीमेल कैरियर है और यहाँ पर ये मेल पूरी तरीके से नॉर्मल है. ओके, तो इस कंडीशन में जब मेल पूरी तरीके से हीमोफिलिक हो और फीमेल एटलीस्ट कैरियर हो उस पेरेंट्स के बच्चों में, तभी उनमें प्रोजेनिस में एक हीमोफिलिक फीमेल आ सकती है. अदरवाइज मेल्स विल बी समटाइम्स हीमोफिलिक. ओके, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो एक डिफेक्टिव एलील है वो सिंगल डिफेक्टिव एलील सिंगल डिफेक्टिव प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगी, और वो प्रोटीन जो ब्लड की क्लॉटिंग करने वाले प्रोटीन्स के कैस्केड का एक पार्ट है, तो वो प्रभावित हो जाता है इससे. तो जब ब्लड की क्लॉटिंग करने वाले प्रोटीन्स का पार्ट प्रभावित होगा तो उस केस में इस तरीके के पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर छोटा सा कट लगता है शरीर के अंदर, तो दैट कैन रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग. उससे ब्लीडिंग लगातार होने का खतरा होता है, यानी इनके ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती जल्दी. राइट, और इस डिजीज के बारे में एक कॉमन
नाम आप सब जानते हैं, क्वीन विक्टोरिया के खानदान में था। तो क्वीन विक्टोरिया जो कि खुद इस हीमोफीलिया की एक कैरियर थी, उनकी कई डिसेंडेंट्स में, उनके कई वंशजों में ये बीमारी के कैरियर्स पाए गए, ये बीमारी के जो मेल्स थे वो अफेक्टेड पाए गए, राइट। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट हीमोफीलिया। नेक्स्ट टॉपिक इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, यानी ये ऑटोसोम से लगी हुई एक रिसेसिव डिजीज है जिसमें